नमस्कार, मैं हूं जुगल किशोर और आप देख रहे हैं कुछ तो है। पिछले हफ्ते आपने देखा फैजाबाद में अत्यंत गुप्त रूप से रह रहे भगवान जी उर्फ गुमनामी बाबा की मौत के बाद जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित वस्तुएं मिलनी शुरू हो गईं, तो लोग हैरत में पड़ गए और तमाम सवालात उठ खड़े हुए। क्या था असल परिचय गुमनामी बाबा का? इसी पर आधारित है हमारा आज का एपिसोड गुमनाम था कोई भाग 2। सवाल उठता है, कौन थे गुमनामी बाबा? क्या था उनका परिचय? वो क्यों अपनी असलियत छिपा रहे थे? और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सामान उनके पास से कैसे बरामद हुआ? सन 1985 के दौरान यह घटना लोगों के लिए हैरत अंगेज थी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इधर कुछ दिन पहले उठे एक नए विवाद ने गुमनामी बाबा के इस पूरे प्रकरण को एक नया मोड़ दे दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक माने जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर देश में कई दशकों से तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। 18 अगस्त 1945 को ताई हो को हवाई अड्डे में हुए विमान हादसे की खबर ने कुछ दिनों के लिए लोगों को ये विश्वास दिला दिया था कि उनकी मौत हो चुकी है। विगत वर्षों में मीडिया में आ रहे लोगों के बयान और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से उनके जिंदा होने की पुष्टि होती रही। कहा जाता है कि ताई हो को हवाई हादसा नेताजी का एक खुफिया प्लान था। दरअसल वे इसी हादसे की आड़ में रूस निकल जाने में सफल रहे। बरसों से चले आ रहे इस मुद्दे ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब मुखर्जी कमीशन ने ताइवान सरकार के द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों के आधार पर 18 अगस्त 1945 के हादसे को झूठा करार दे दिया। इस बात से इस थ्योरी को एक नया बल मिल गया कि नेताजी जिंदा थे और कहीं गुप्त रूप से रह रहे थे। हालांकि मुखर्जी कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपते हुए ये स्पष्ट कर दिया था कि नेताजी की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन विगत दिनों में एक फिल्म यूनिट के फिल्मांकन के दौरान वीडियो टेप में रिकॉर्ड हुए जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी का ये बयान कि फैजाबाद में गुप्त रूप से रह रहे गुमनामी बाबा ही असल में नेताजी थे, इस बयान ने स्थितियों को और पेचीदा बना दिया है। सवाल उठता है कि आखिरकार जस्टिस मुखर्जी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया? और अगर फैजाबाद के गुमनामी बाबा ही असल में नेताजी थे, तो इस मुद्दे पर सरकार क्यों चुप है? जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी द्वारा दिया गया बयान कहीं ना कहीं किसी गूढ़ रहस्य की तरफ अपना इशारा कर रहा था। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जरूर उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले तथ्य इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि गुमनामी बाबा ही दरअसल खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। क्या सच हो सकता है? इस बात की छानबीन जब हमने शुरू की तो हैरत में डालने वाले तथ्य सामने आने लगे। जिला कोषागार फैजाबाद, यहीं पर कड़ी सुरक्षा के बीच डबल लॉक में कैद हैं गुमनामी बाबा के पास से बरामद तकरीबन 2760 वस्तुएं। हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के मुताबिक अब इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के ऊपर है। डबल लॉक में उनसे से संबंधित जो है वो सील्ड पेटियों में बक्से में बंद हैं और यहाँ डबल लॉक के अंदर सुरक्षित रखा गया है। तकरीबन 25 साल से गुमनामी बाबा के रहस्य को इन्वेस्टिगेट कर रहे अशोक टंडन के मुताबिक बरामद सामानों से कम इस बात की पुष्टि तो हो जाती है कि गुमनामी बाबा का संबंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस से था। इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरे जगह के प्रकरण में और यहाँ के प्रकरण में खास फर्क आप देखेंगे।
कि जहाँ पर अब तक नेताजी के बारे में कहा जाता था, कोई रोटी बाबा के नेताजी हैं रायबरेली में, कहीं और भी लोगों ने बताया कि यहाँ नेताजी हैं, आप इनसे मिल सकते हैं, ये जहाँ जहाँ रहे वहाँ इस बात का कोई जिक्र नहीं होता था। और अगर बाय द वे ये जिक्र हो गया, पेपर में निकल गया, किसी ने कोई जिक्र कर दिया, तो ये तुरंत रातों रात सामान सहित या सामान छोड़ करके ये शिफ्ट हो जाते थे। इसी तरह ये नीमसार से बस्ती आए थे और बस्ती से इसी तरह अयोध्या आए, अयोध्या से इसी तरह ये फैजाबाद शिफ्ट हुए रातों रात। ऐसा क्यों था? गुमनामी बाबा के द्वारा बार बार जगहों को बदलते रहना इस ओर इशारा करता है कि वे किसी भी कीमत पर अपनी पहचान लोगों से छिपा रहे थे। सवाल उठता है, ऐसा क्यों था? वे क्या छिपाना चाह रहे थे? अपनी असली पहचान या नेताजी से संबंधित वस्तुएं? नेताजी के रूप में ये जो यहाँ चुपचाप रह रहे थे, इनको कोई भी नेताजी नहीं कहता था। ना बाहरी दुनिया में, एक सिंपल से साधु हैं, किसी से मिलते नहीं, लेकिन अंदर अंदर जो करंट बह रहा था, जितने लोगों के संबंध थे, जितने पत्र, इनको कोई पहले तो देखते जानता नहीं था इन पत्रों को, तो ये ऐसे पत्र यहाँ एक नहीं हजारों की तादाद में मौजूद हैं और एक एक नहीं 10-10 पृष्ठों के हैं। तो उन पत्रों को पढ़ने से, उनका हिंदी में अगर अनुवाद करके जो मैंने पढ़ पाया मैं, तो आप ये देखेंगे कि हर आदमी ये समझ रहा था कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हैं। सबसे चौंकाने वाला तथ्य जो गुमनामी बाबा के इस प्रकरण में सामने आता है वो है फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट बी लाल की वो रिपोर्ट जो ये पुष्टि करती है कि गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस की लिखावट में समानता थी। एस लिखने की जो स्टाइल थी उनकी, वो 20 जगह मिली उनकी, और भी कई वर्ड्स जो हैं जो हम लोगों ने प्रिमरी देखे और हैंड एक्सपर्ट ने जो लोकल स्तर पर देखे, वो बहुत ही मिले। बी लाल साहब को हम लोगों ने राइटिंग हमसे लेकर के भेजी, तो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने लिखा कि वैसे तो इतनी पुरानी राइटिंग्स को मिलाना बहुत दिक्कत तलब है, लेकिन फिर भी जिन नतीजों पर मैं पहुंचा हूं उसमें ये पहुंचा हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आर्काइव से निकाल कर मिलाई गई और जो मैंने यहाँ से कलेक्ट करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भेजी थी, बाबा जी की, गुमनामी बाबा की भेजी थी, वो दोनों रिजेंबल कर रही है। सिर्फ और सिर्फ उनकी हैंडराइटिंग है, जो कि आपके भारत सरकार के जो पुराने आपके हैंडराइटिंग विशेषज्ञ थे मिस्टर बी लाल, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हैंडराइटिंग्स उनकी हैं। अब उसके बावजूद भी अगर आप नहीं मानना चाहते तो कोई क्या कर सकता है? आवाज में समानता, लिखावट में समानता, यहां तक कि मिलने आने वाले लोगों में भी समानता। आपको क्या लगता है, क्या गुमनामी बाबा और नेताजी एक ही व्यक्ति थे? अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम नजर डालेंगे उन दस्तावेजों पर जो हैरत में डालने वाले हैं। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं गुमनाम था कोई। गुमनामी बाबा और नेताजी के मध्य हमें ऐसी कई समानताएं देखने को मिली जो आश्चर्यजनक थी। इन्वेंट्री लिस्ट में दर्ज बाबा के दस्तावेज चीख चीख कर ये कह रहे थे, सत्य तो सामने है, फिर किस बात की देरी। सूत्रों के मुताबिक फैजाबाद जिला कोषागार में गुमनामी बाबा की तकरीबन 2760 वस्तुओं में मौजूद तमाम दस्तावेज और इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि बाबा को सामरिक विज्ञान का ज्ञान था और वे नक्शा बनाने में सिद्धहस्त थे। नक्शे बहुत तरह के थे। आप देखें कि एक पेन होता है जिससे कि जिसमें टिप पर रोशनी जलती है,
तो वो जब मैंने पता लगाया कि ये पेन क्यों इस तरह का होता है, तो लोगों ने कहा कि ये वार के समय नक्शा देखने के काम आता है कि जिस टिप पर जहाँ चल रहा हो केवल वहीं पर ये रोशनी देता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। वायरलेस था, बहरहाल वो तो मिला नहीं, लेकिन लोगों ने कहा कि उनके पास था और असलियत में था। INA की एक वर्दी भी थी। INA के बैचेस थे वहाँ पर, INA का लेटर पैड था, तमाम चीज़ें ऐसी थी जो इंडिकेट करती थी कि यहाँ रहने वाला शख्स कोई साधारण शख्स नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हमें उन दस्तावेजों की फ़ोटो प्रतिलिपि देखने का मौका मिला तो एक बार हम भी चकरा गए। गुमनामी बाबा के बरामद दस्तावेजों में सबसे अहम स्थान रखते हैं वो दो नक्शे जो ये सिद्ध करते हैं कि उन्हें सामरिक महत्व रखने वाले स्थानों का विस्तार पूर्वक ज्ञान था। देखिए, ये मैप ऐसा बनाया गया है पेंसिल से एरो का निशान लगाते हुए, जिसमें कि हिंदुस्तान के ये लखीमपुर खीरी के पास से शुरू होता है और ये फिर धीरे धीरे ये इसमें बनाया गया है कि हिमालय की रेंज में होते हुए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और रूस होते हुए फिर हिमालय की रेंज पर होता हुआ हिंदू कुश से होते हुए चाइना, चाइना के बाद ये कंबोडिया, फिर नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम आकर के इधर पूरा ये मैप बनाया गया है। सामरिक महत्व वाले नक्शे आम नहीं होते और जब उन्हें पेन के द्वारा किसी भी व्यक्ति ने बनाया होता है तो ये विश्वास करना कठिन हो जाता है कि उसे सामरिक ज्ञान नहीं होगा। इसी नक्शे का एक छोटा सा मैप बनाया गया, सेम इसी तरह का, और उस पर बाकायदे लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड बनाया गया। तो ये लगता है कि जैसे बाबा बैठे बैठे पेन लिए खाली समय में आदमी अपनी याददाश्त करता रहता है कि मैं यहाँ गया वहाँ गया, तो ये उसी तरह ये बनाया गया है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ दिशा को दिखाते हुए ये महत्वपूर्ण नक्शे बनाने के पीछे क्या मंशा रही होगी ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन इससे तो ये सिद्ध हो जाता है कि बनाने वाले को नक्शे पर दिखाए गए स्थानों पर जाने का ज़रूर मौका मिला होगा। भी लगता है कि कोई बहुत ही विद्वान, समझदार, मिलिट्री का जानकार आदमी ही है जिसने ये मैप बनाया। और नेताजी से संबंधित, जीवन से संबंधित बहुत से स्थान इसमें ऐसे हैं, उनकी बातों से उनके रिजेंबल करते हैं कि ये मैप उन्होंने बनाया अपनी यादों को बटोरते हुए। सिर्फ नक्शा ही नहीं बल्कि बाबा के दस्तावेजों में मौजूद कई सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तकों में उनके द्वारा लिखे गए नोट्स और कमेंट्स ये कहते हैं कि वे कोई मामूली इंसान नहीं थे। क्या एक धार्मिक व्यक्ति सामरिक विधाओं का ज्ञाता हो सकता है? अगर एक बार मान भी लें तो कम से कम इससे एक बात की पुष्टि तो हो जाती है कि उस व्यक्ति ने कभी न कभी सामरिक विधाओं का अनुभव करीब से किया होगा। गुमनामी बाबा के सामानों में मौजूद हिमालयन ब्लंडर एक ऐसी पुस्तक है जो ब्रिगेडियर दलवी के द्वारा भारत और चीन के मध्य हुए युद्ध के बारे में लिखी गई है। इसी किताब पर लिखे बाबा के कमेंट चौंकाने वाले हैं। उन्होंने ये एक कमेंट लिखा और उसके बारे में कि तुमने ये क्रूशियल डिसीजन ठीक लिया, उस इवेंट्स में बहुत करेक्ट लिया, और उसी के अंतिम लाइन लिखा है कि आई नो बिकॉज आई गॉट द फैक्ट फ्रॉम द एनिमी कमांडर। अब आप बताइए कि यहाँ विधान परिषद में मंत्री कह देता है इसकी जांच पर बिना जांच कराए कि साहब वो साधु थे। ये साधु है जो एनिमी कमांडर से ये सारी चाइना वार के विषय में उसको जानकारी थी पहले? ये सिंपल साधु हो गया जो जनरल्स के बारे में कमेंट कर रहा है, 4-5 जनरल्स के बारे में कि उसने ये किया, वो ये गलत था, ये नीति गलत थी, तो उसके ऊपर कमेंट करने वाला एक कॉमन बुद्धि की बात है कि एक जनरल ही एक जनरल के ऊपर कमेंट कर सकता है। इन दस्तावेजों को करीब से देखने के दौरान एक चौंकाने वाला तथ्य जो हमारे सामने आया वो था सीक्रेट मोर्स कोड में लिखे सांकेतिक अक्षरों की एक श्रृंखला जो बयान कर रही थी लिखने वाले की सोच। सांकेतिक भाषा के मोर्स कोड जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेनाएं करती थीं, सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थीं और इनकी कोडिंग को लेकर सीक्रेसी मेंटेन की जाती थी ताकि दुश्मन इसे समझ न सके। सवाल उठता है कि क्यों गुमनामी बाबा इन मोर्स कोड को लिख रहे थे? क्या उन्हें अपने पुराने दिन याद आ रहे थे
ये भी किसी सीक्रेट मिशन के तहत अपने आप को छिपाते हुए सहयोगियों के लिए कुछ सांकेतिक लिपि तैयार कर रहे थे। जहां तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सवाल है, इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर होने के नाते उन्हें गुप्त मोर्स कोड का ज्ञान रहता होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन गुमनामी बाबा का इन कोडों से क्या वास्ता, ये बात तो रहस्य के घेरे में नजर आती है। इस सारी खबरों में, इस पूरे वाक्य में एक व्यक्तित्व बिल्डअप होता है इस व्यक्ति का, कि आदमी मिलिट्री की जानकार था, प्रकांड विद्वान था, जनरल्स के बारे में इसकी वो थी, ऐसे लोगों से इसका कनेक्शंस था जो मैंने आपको बताए, और ऐसी ऐसी उसकी भावनाएं थीं, तो वो कोई एक साधारण व्यक्तित्व तो नहीं था। सवाल उठता है, फैजाबाद में मौजूद इन महत्वपूर्ण एविडेंसेस की आज तक अनदेखी क्यों की जा रही है? अगर गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे तो उनके पास ये महत्वपूर्ण दस्तावेज कहां से आए, वो भी हमारे देश से ताल्लुक रखने वाले? अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम नजर डालेंगे कुछ हैरत अंगेज चिट्ठियों पर और कैसे मिलने आते थे उनसे आईएनए के लोग। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं गुमनाम था कोई। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आ रहे तथ्यों से हम भी विचलित थे, क्योंकि इन्हें गलत साबित करना हमारे लिए अत्यंत कठिन था। गुमनामी बाबा के इस घटनाक्रम में कई सारे रहस्य मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक उनसे मिलने आने वालों को सिक्योरिटी ड्रिल से गुजरना पड़ता था और उनकी पहचान की पुष्टि होने के बाद उन्हें मिलने का बाबा से मौका मिलता था। गुमनामी बाबा से बाहरी दुनिया के बीच संपर्क सूत्र का नाम जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया वो था पवित्र मोहन राय। ये वही पवित्र मोहन राय थे जो नेताजी के साथ पनडुब्बी के जरिए जर्मनी से जापान के बीच समुद्री यात्रा के दौरान साथ में थे। कहा जाता है पवित्र मोहन राय आज़ाद हिंद फौज के सीक्रेट सर्विस विंग के इंटेलिजेंस ऑफिसर थे और नेताजी के खास लोगों में माने जाते थे। सबसे चौंकाने वाला तथ्य जो सामने आया है वो है गुमनामी बाबा के साथ पवित्र मोहन राय का संपर्क। बरामद दस्तावेजों में मौजूद उनके लेटर्स और टेलीग्राम से मिलने से मामला अत्यंत संदेहास्पद हो जाता है। देखिए, पवित्र मोहन राय इनके इस समय सबसे प्रमुख स्रोत थे। वो ही सारा सामान ले करके और लेटर भेजना, और उन सारे लेटर रजिस्टर्ड आते थे, सब रजिस्ट्री लेटर ही आते थे और उसमें नाम नहीं रहता था। परम श्रद्धेय या गुरु जी इस तरह करके ही सारे लेटर आते थे और वो ही इनसे पूरी तरह जुड़े हुए थे। उनके द्वारा ही बहुत से लोग जुड़े हुए थे। गुमनामी बाबा के बरामद सामानों में एक छोटी सी चिट से ये साफ हो जाता है कि पोस्टल सर्विस के जरिए गुमनामी बाबा लगातार पवित्र मोहन राय से संपर्क में थे। हालांकि इस चिट में गुमनामी बाबा ने उनका नाम छुपाने के लिए पीबीटी शब्द का इस्तेमाल किया है। पवित्र मोहन राय ही वो व्यक्ति थे जो गुमनामी बाबा से मिलने के लिए संपर्क सूत्र माने जाते थे। मिलने वालों की गहन पूछताछ और आइडेंटिटी प्रूफ सिद्ध होने के बाद ही राय गुमनामी बाबा का असली पता, दिन और मिलने का समय तय करते हुए दिशा निर्देश दिया करते थे। जो मेरा निष्कर्ष है कि जब ये सॉलमरी आश्रम का प्रकरण चल रहा था,
उस समय ये नीमसार में रह रहे थे और सॉलमरी में पूरा एक ड्रामा खेला जाता था। वहाँ पर लोगों की स्क्रीनिंग होती थी, प्रचार होता था, और जब कोई अनवांटेड आदमी पहुंच जाता था तो कोई दूसरा व्यक्ति बैठ करके शारदानंद और ये बन करके अपना मिल लेता था। तो वो कहता था नहीं मैं मिलाया हूँ, वो नेताजी नहीं है, बिला वजह प्रचार हो रहा है। और जब कोई अच्छा सही व्यक्ति मिल जाता था, उसकी स्क्रीनिंग पूरी हो जाती थी, तो उसको सीधे नीमसार का पता दे दिया जाता था कि आप जाइए, उनसे मिलना है तो नीमसार में मिल लीजिए। इन्वेंट्री में मौजूद तमाम नामचीन लोगों के लेटर्स ये सिद्ध कर रहे थे कि लोगों ने गुमनामी बाबा को नेताजी मान लिया था और उनके हर दिशा निर्देश को पालन करने में तत्पर नजर आ रहे थे। इसी कड़ी में सबसे पहला नाम आता है समर गुहा का, जो पश्चिम बंगाल से लोकसभा के सदस्य थे। तत्कालीन लोकसभा सदस्य समर गुहा के सरकारी लेटर हेड में लिखा गया बंगला में ये पत्र सिद्ध करता है कि वे लगातार गुमनामी बाबा के संपर्क में थे। चौंकाने वाली बात यह है कि हर पत्र की शुरुआत पाने वाले के नाम की जगह श्रद्धेय परम आदरणीय लिखा हुआ है, ताकि पकड़े जाने की स्थिति में पाने वाले की आइडेंटिटी प्रूफ ना हो सके। अगर आपको याद हो तो ये वही समर गुहा हैं जिन्होंने 70 के दशक में कलकत्ते में हुई एक रैली के दौरान नेताजी के आविर्भाव होने की घोषणा कर दी थी, जिससे पूरे बंगाल में एक सनसनी से फैल गई थी। समर गुहा ने जिस समय इनका एक चित्र जारी करके कहा था कि ये किसी देश के किसी मंदिर में रह रहे हैं, तो वो भगवान जी की इच्छा के विरुद्ध ही किया उन्होंने वो। तो उस पर कलकत्ता में क्या गतिविधियां चल रही थी, कब वो मीटिंग बुलाई गई, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, उसकी डे बाय डे की रिपोर्टिंग डायरी में 20 दिन की डायरी की रिपोर्टिंग लिख करके पवित्र मोहन राय ने इनको यहाँ भेजा। बात यहीं नहीं खत्म होती। आईएनए के साथ साथ नेताजी का पुराना क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के सदस्य भी लगातार गुमनामी बाबा से संपर्क बनाए हुए थे। एक से एक क्रांतिकारी अनुशीलन समिति के आशुतोष काली घोष, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई अनुशीलन समिति अपने पूर्व समय में, विश्वनाथ राय के लेटर, आशुतोष काली, कौशल किशोर, लीला रॉय, स्वीकृति त्रैलोकनाथ चक्रवर्ती महाराज, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मांडले जेल में बंद थे। ऐसे लोगों के पत्र वहाँ मौजूद होना और उनमें इस मतलब बाबा जी को इनडायरेक्ट ये शो करना कि आप ही नेताजी हो। सवाल उठता है, क्या वाकई लोग गुमनामी बाबा को नेताजी मान रहे थे? कम से कम यहां पर मौजूद एविडेंस तो यही कहते हैं। अगर सारे सूत्रों को एक साथ मिलाया जाए तो आपको एक विशाल मकड़ी का जाला नजर आएगा जिसमें सत्य फंसा हुआ है। अग्रवाल किलनेस में इनका नाम रहा होगा तो जरूर इनको छिपाया जाता रहा, और इसीलिए ये टंट किया जाता था कि यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं। तो गवर्नमेंट शायद ये संभवतः कह करके छुट्टी पा लेती थी कि भाई देखिए 4 जने हैं, सब कह रहे हैं, कहाँ है पता नहीं, जबकि असलियत में इनको नहीं कहा जाता था, ना इनको लोगों को मालूम था। सवाल उठता है, गुमनामी बाबा के इस प्रकरण पर क्यों गहन जांच नहीं हो रही है? क्यों ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को काल के हवाले करा जा रहा है? क्या यह कोई सोची समझी साजिश है या सिर्फ नकारापन? क्या इसका जवाब कोई देगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का न अंत है और न हो सकता है। एक स्वतंत्रता संग्राम का महानायक शायद अपने लिए इसी तरह का अंत चाहेगा, क्योंकि तभी तो वो सालों साल इस देश के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाकर रह सकता है। आज या उनकी डेथ के बाद से आज तक जो भी हो रहा है, ये वही हो रहा है जो वो चाहते थे। अगर उन्होंने कभी चाहा होगा कि मेरी डेथ या मेरा राज ही रह जाए, तो हम आप लाख सर पट डालेंगे, कुछ नहीं होगा। और अगर उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, मेरा राज इस डेट को या इस तरह से इनके माध्यम से पब्लिक के सामने आए, दुनिया के सामने आए, तो उसको भी कोई रोक नहीं सकता है। पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो मिसिंग हो, केवल एक आदमी को छोड़ करके, और उसको आज भी दुनिया खोज रही है।
तो जब उनके और दोनों के व्यक्तित्व को आप मिलाइए तो काफ़ी कुछ समानता मिलती है। बंगाली थे, रहन सहन था, उनकी सोच थी, उनके सारे कार्यक्रम थे, उनसे लोग जुड़े हुए थे। तो ये सब अंतिम वहीं पर ले जाकर के आपको समाप्त करता है कि ये नेताजी के सिवाय और कोई नहीं थे। मिस्ट्री के इस प्रोग्राम के जरिए हमने एक कोशिश की थी गुमनामी बाबा के रहस्य को सामने लाने की। अब तय आपको करना है क्या सच है। आज बस इतना ही। अगर आपके पास भी मौजूद हैं कुछ रहस्य से लिपटी हुई कहानियां तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कुछ तो है, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 12A/1 माल एवेन्यू लखनऊ 226001। अब दीजिए कुछ तो है कि टीम को इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। तत्कालीन लोकसभा सदस्य समर गुहा के सरकारी लेटर हेड में लिखा गया बंगला में ये पत्र सिद्ध करता है कि वे लगातार गुमनामी बाबा के संपर्क में थे। सवाल उठता है कौन थे गुमनामी बाबा, क्या था उनका परिचय, वो क्यों अपनी असलियत छिपा रहे थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सामान उनके पास से कैसे बरामद हुआ। ये सब अंतिम वहीं पर ले जाकर के आपको समाप्त करता है कि ये नेताजी के सिवाय और कोई नहीं थे। तत्कालीन लोकसभा सदस्य समर गुहा के सरकारी लेटर हेड में लिखा गया बंगला में ये पत्र सिद्ध करता है कि वे लगातार गुमनामी बाबा के संपर्क में थे। सवाल उठता है कौन थे गुमनामी बाबा, क्या था उनका परिचय, वो क्यों अपनी असलियत छिपा रहे थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सामान उनके पास से कैसे बरामद हुआ। ये सब अंतिम वहीं पर ले जाकर के आपको समाप्त करता है कि ये नेताजी के सिवाय और कोई नहीं थे। तत्कालीन लोकसभा सदस्य समर गुहा के सरकारी लेटर हेड में लिखा गया बंगला में ये पत्र सिद्ध करता है कि वे लगातार गुमनामी बाबा के संपर्क में थे। सवाल उठता है कौन थे गुमनामी बाबा, क्या था उनका परिचय, वो क्यों अपनी असलियत छिपा रहे थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सामान उनके पास से कैसे बरामद हुआ। ये सब अंतिम वहीं पर ले जाकर के आपको समाप्त करता है कि ये नेताजी के सिवाय और कोई नहीं थे।